हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल फ्रेश फंडा में एंड फेसबुक पेज फ्रेश फंडा में। कुछ दोस्तों ने क्वेश्चन पूछा था, मतलब कमेंट में लिखा था कि भाई इंटरव्यू क्वेश्चन एंड आंसर बनाइए जो कि फिटर एंड फैब्रिकेटर के लिए उपयोगी हो। तो चलिए मैं उनके लिए आज लेकर आया हूँ। आज का सेशन रहेगा इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो कि इंटरव्यू में पूछा जाता है प्रेशर वेसल फैब्रिकेशन के लिए। प्रेशर वेसल से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन रहेगा जो कि फिटर एंड फैब्रिकेटर से पूछा जाता है, आज मैं 10 क्वेश्चन का सेट आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। और ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये जनरली इंटरव्यू में पूछा जाएगा। अगर इसको अच्छे तरीके से आप प्रिपेयर कर लेंगे तो आप इंटरव्यू में इससे आपको बहुत सहायता मिलेगी और आप इंटरव्यू क्रैक भी कर सकते हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन हम, चूंकि फिटर और फैब्रिकेटर होता है उसको रिलेशन होता है ओनली फिटअप करने से कि कैसे कैसे, और एक्यूरेसी से अगर फिटअप नहीं किया तो वो प्रॉब्लम हो सकता है। तो इसके लिए उसको इंटरव्यू के समय उसे जज करना बहुत ज़रूरी होता है कि उसे बेसिक नॉलेज है या नहीं, उसे फिटअप करने का आइडिया है या नहीं। प्रेशर वेसल का कोई भी स्ट्रक्चर का फिटर अगर रहेगा तो वो प्रेशर वेसल का फिटअप नहीं कर पाएगा, क्योंकि प्रेशर वेसल में टेक्निक्स है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, उसको ध्यान रखना होता है, तभी आप प्रेशर वेसल का फैब्रिकेशन कर पाएंगे, फिटअप कर पाएंगे। स्ट्रक्चर में तो आप ड्राइंग देख के उसके हिसाब से कर लेते हैं, लेकिन प्रेशर वेसल में कुछ कैलकुलेशंस होता है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होता है, उस चीज़ों को ध्यान में रखना पड़ता है। तो जब भी आप इंटरव्यूअर के सामने जाएंगे तो सबसे पहले जो क्वेश्चन आपसे वो पूछेगा गिव योर इंट्रोडक्शन। गिव योर इंट्रोडक्शन, ये बहुत ही कॉमन सवाल होता है। तो इसके आंसर में आपको क्या बोलना चाहिए? गिव योर इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन का मतलब आप अपना जन्म कुंडली बताना मत चालू कर दीजिए। इंट्रोडक्शन में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बताइए जो कि आपका की फैक्टर है, जो कि आपको बताए कि उसको इंटरव्यूअर को समझाए कि भाई ये जो हम अभी इंटरव्यू में बैठे हैं उससे रिलेटेड चीज ही हमको बता रहा है। तो आप अपना यूएसपी बताइए इंटरव्यू में। यूएसपी मतलब आपका जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वही। तो माई सेल्फ में आप पहले बताइए। इस इंटरव्यू का आंसर के लिए आप जो आंसर देंगे इसको हम पॉइंट में ब्रेक करके बताते हैं। वैसे तो आप लैंग्वेज में बताएंगे। तो माई सेल्फ आप अपना नेम बताइए, एडुकेशन बताइए, क्या पढ़े लिखे। अब उसके बाद आप ईयर ऑफ एक्सपीरियंस बताइए। ईयर ऑफ एक्सपीरियंस। और यहां पर एक चीज ध्यान दीजिए कि ईयर ऑफ एक्सपीरियंस जो है वो रिलेटेड टू प्रेशर वेसल, ये रिलेटेड टू प्रेशर वेसल फिटअप का ही आप ये बताइए कि मेरा नाम सचिन सो एंड सो और मेरा एक्सपीरियंस जो है वो 10 साल का है, 5 साल का है, 4 साल का है प्रेशर वेसल फिटअप करने में। और उसके बाद कंपनी का नाम बताइए। कंपनी का नाम बताइए कि मैं दिस दैट कंपनी में, जो भी आप कंपनी में काम किए हैं
तो उस कंपनी का नाम लेते हुए बोलिए कि मैं इस कंपनी में, जो कि प्रेशर वेसल मैन्युफैक्चरर है, इस कंपनी में 10 साल काम किया, फिटअप में, या 5 साल काम किया। जो भी काम आपने किया है अपने अनुसार बताइए। कंपनी का नाम बताइए, फैब्रिकेशन बताइए। उसके बाद आप प्रेशर वेसल का डायमेंशन बताइए। प्रेशर वेसल डायमेंशन, जितना भी आपने काम किया, जैसे ओडी बताइए, थिकनेस बताइए, फिर लेंथ बताइए। भाई अब हॉरिजॉन्टल वेसल किए, वर्टिकल वेसल किए, या टैंक किए, जो भी किए, उसके बारे में आप बताइए कि भाई हमने 2 मीटर डायमीटर का काम किया, 20 mm थिकनेस था, CS वेसल था, SS वेसल था, जो भी वेसल था उसको आप स्पेसिफिकली बताइए कि हमने ये काम किया है और ये मेरा एक्सपीरियंस है। तो आप समझ गए अपने इंट्रोडक्शन में क्या बताएंगे उसको, कि भाई अपना नाम बताइएगा, ईयर ऑफ एक्सपीरियंस बताइएगा, कि कंपनी नाम बताइएगा, और क्या क्या आप प्रेशर वेसल्स में काम किए उसका डायमेंशन, बॉडी थिकनेस वगैरह वगैरह बताइए। इससे क्या सामने इंप्रेशन क्या पड़ता है कि बंदा ने काम किया है, और वो भी प्रेशर वेसल में। अब देखिए इंटरव्यू के समय इंटरव्यूअर सिर्फ सिलेक्शन नहीं करता है, इंटरव्यूअर क्या करता है, रिजेक्शन करता है। इसका मेन पॉइंट होता है रिजेक्शन। उसका जो रिक्वायरमेंट है, अगर रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप फिट नहीं बैठते हैं तो आपको वो रिजेक्ट कर देता है, कुछ सेलेक्ट नहीं करता, रिजेक्ट कर देता है। तो उसका जो क्यों करता है, क्योंकि बहुत सारे रिज्यूम उसके पास आए हुए होते हैं, और उस रिज्यूम में से बहुत सारे आदमी का इंटरव्यू लेता है, और उसमें से वो बेस्ट कैंडिडेट को सेलेक्ट करता है। तो बेस्ट कैंडिडेट को सेलेक्ट करने के लिए सुपर मेथड है कि वो रिजेक्शन। आप अगर उसके रिक्वायरमेंट के हिसाब से नहीं है, आप तो नहीं जानते कि उसका क्या रिक्वायरमेंट है, रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप अगर नहीं जवाब दिए तो वो आपके सीवी को रिजेक्ट कर देगा और इमीडिएट आगे फर्दर कर जाएगा। तो अपने इंट्रोडक्शन में आपको ध्यान देना है, इन सब पॉइंट को आप हाईलाइट करिए, यानी कि आप अपने यूएसपी को हाईलाइट कीजिए, विशेष बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं दीजिए। कि अगर आप स्ट्रक्चर का काम किया है तो उस समय स्ट्रक्चर का काम नहीं बोलेंगे, हम भाई पर्टिकुलर प्रेशर वेसल का काम किए। तो ये हो गया आपका पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट आपको हम बताएंगे। दूसरा पॉइंट देखिए, पहला पॉइंट ये हो गया, दूसरा क्वेश्चन हो गया, व्हाट रिक्वायरमेंट इज फॉर द फिटअप प्रेशर वेसल। What is requirement? What is requirement for heat up of प्रेशर वेसल? मतलब समझ रहे हैं कि प्रेशर वेसल को फिट करने के लिए क्या क्या चाहिए, क्या क्या रिक्वायरमेंट है। मान लीजिए कि आपको ड्राइंग दे दिया, मतलब क्या क्या चीज चाहिए आपको प्रेशर, वो एक ऐसा अननोन क्वेश्चन डालता है कि आपसे वो जानना चाहता है
कि आखिर आप क्या जानते हैं इसके बारे में, इसलिए वो ब्लैंक क्वेश्चन फेंकता है आपके सामने, ऐसा जिसका आंसर का दायरा बहुत है। तो व्हाट इज रिक्वायरमेंट, इसको समझिए कि रिक्वायरमेंट क्या है फॉर फिटअप प्रेशर वेसल। अब प्रेशर वेसल को फिटअप करने के लिए अगर आपको कहा जाए तो आपको क्या क्या चीज चाहिए, इस क्वेश्चन को समझिए, क्या क्या रिक्वायरमेंट है, तो उसमें आपको बताना होगा कि क्या क्या रिक्वायरमेंट है। तो देखिए, तो मैं फिर ब्रेक करता हूं। तो जैसे ही प्रेशर वेसल फिटअप करना है तो सबसे पहले आपके पास में क्या होना चाहिए, सबसे पहले आपको सूटेबल जगह होना चाहिए जहां पर कि आप प्रेशर वेसल को फिट करेंगे। तो वहां पे क्या होना चाहिए, लेवल्ड प्लेटफॉर्म, एक प्लेटफॉर्म होना चाहिए जो शॉप के इनसाइड हो चाहे जहां हो। तो उस प्लेटफॉर्म पे आप, वो प्लेटफॉर्म भी लेवल्ड होना चाहिए, उस पे आप प्रेशर वेसल का फिटअप करेंगे। तो एक लेवल 1 प्लेटफॉर्म होना चाहिए, ठीक है, वर्किंग प्लेटफॉर्म। उसके बाद आपके पास क्या होना चाहिए, आपके पास ड्राइंग होना चाहिए, ड्राइंग, वो भी ड्राइंग कैसा, शॉप फ्लोर डेवलप्ड ड्राइंग, और ये ड्राइंग क्या होना चाहिए, अप्रूव्ड होना चाहिए। तो आप क्या बोलेंगे, वही पहला तो रिक्वायरमेंट है कि हमारा प्लेटफॉर्म होना है। दूसरा, हमारे पास ड्राइंग होना चाहिए जो कि अप्रूव्ड ड्राइंग होना चाहिए, बिना ड्राइंग के तो आप काम नहीं करेंगे। अब जब ड्राइंग आ गया तो आपके पास टूल्स टेकल्स होना चाहिए। टूल्स टेकल्स में क्या होना चाहिए, क्या क्या जरूरत है टूल्स टेकल्स, तो भाई मेजरिंग टेप होना चाहिए, मेजरिंग टेप चाहिए ना, नहीं तो आप कैसे मेजर करेंगे, मार्किंग कैसे करेंगे प्लेट का। मेजरिंग टेप होना चाहिए, राइट एंगल होना चाहिए, राइट एंगल होना चाहिए, मेजरिंग टेप, राइट एंगल, ग्राइंडिंग मशीन, ग्राइंडिंग मशीन, ग्राइंडिंग मशीन, cut to size beveled plate, cut to size एंड beveled plate होना चाहिए। अगर हम स्पेसिफिकली फिटअप की बात करते तब, नहीं तो आपको तो रॉ मटेरियल से कट करके, रॉ मटेरियल से मार्किंग करके प्लेट को मार्किंग करने के बाद उसको कटिंग करना है, फिर कटिंग करने के बाद वो प्रोसेस हो गया, ठीक है। वो प्रोसेस आपसे नहीं पूछने जा रहा है कि आप क्या कैसे कैसे करेंगे, प्रोसेस तो इंजीनियर आपको गाइड करेगा। पर्टिकुलरली आपको जो काम करना है वो अपना काम आप बताइए, इंजीनियर का काम नहीं बताइए, इंजीनियर तो है गाइड करने के लिए। कट टू साइज बेवेल्ड प्लेट होना चाहिए, फिर रोलर होना चाहिए, रोलर चाहिए अगर आप हॉरिजॉन्टल वेसल को फिटअप कर रहे हैं, सेल टू सेल फिटअप कर रहे हैं तो रोलर की जरूरत होगी। और आपको और क्या क्या होना चाहिए, आप टूल्स टेकल्स में स्पिरिट लेवल होना चाहिए, थ्रेड होना चाहिए, और जो भी चीज है चौक वगैरह, इन सारी चीजों का आप काम करते हैं तो उन चीजों को ध्यान में रखिए। तो आपको ये टूल्स टेकल्स होना चाहिए, बिना इस टूल्स टेकल्स का आप कैसे करेंगे,
नहीं कर पाएंगे फिटअप। तो इसको आप स्पेसिफाई करके उसको बताइए कि हमारे पास ये चीज होना चाहिए। फिर आप जब फिटअप के लिए टूल्स टेकल्स होना तो क्वालिफाइड ट्रैक वेल्डर होना चाहिए, वेल्डिंग मशीन होना चाहिए, ट्रैकिंग करने के लिए क्वालिफाइड ट्रैक बिल्डर होना चाहिए। अगर क्वालिफाइड नहीं है तो उससे हम नहीं काम करवाएंगे, ठीक है। ये हो गया ट्रैकिंग के लिए। अब मटेरियल हैंडलिंग के लिए, आपके पास मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट होना चाहिए, मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट होना चाहिए। सच एज क्या, यूटी क्रेन होना चाहिए, यूटी क्रेन, हाइड्रा, फोर्कलिफ्ट, ये ETC होना चाहिए ताकि आप उसको हैंडल कर सकें। आपके पास बीवेल गेज होना चाहिए, बीवेल गेज होना चाहिए ताकि आप जब फिटअप करेंगे तो बीवेल एंगल को अच्छे से उसको आप चेक कर पाएंगे। राइट एंगल वगैरह होना चाहिए। तो इस तरीके से बहुत सारा चीज रिक्वायरमेंट है। आप अपना जो काम करते हैं उसको पहले रिमाइंड कर लीजिए, और उस समय आपको जब फिटअप करने के लिए दिया जाता है तो उस समय आपको क्या क्या जरूरत लगता है उन चीजों को दिमाग में बैठाइए, फिर दिमाग से आप सावधानी से आंसर करिए। इस तरह से डिटेल आप उसको बता देंगे तो वो समझ जाएगा कि बंदा फिटअप क्या है। देखिए मेन है बेसिकली जब इंटरव्यू के समय वो छोटे छोटे क्वेश्चन इसलिए करते हैं ताकि वो आपको एक्सेस कर पाए कि आप एक्चुअली अपने हाथ से काम किए कि नहीं किए। अगर आप अपने हाथ से काम किए तो इन छोटे छोटे चीजों को बताएंगे तो उससे वो समझ जाएगा कि नहीं आप काम किया हुआ बंदा है, तो आपको वो आराम से हायर कर लेगा। चलिए अब हम आपको तीसरा क्वेश्चन बताते हैं। ये सब छोटा छोटा क्वेश्चन है जो कि आपको जनरली इंटरव्यू में पूछेगा। फिटर और फैब्रिकेटर का सवाल है, ये कोई हायर लेवल का नहीं है, इंजीनियर्स वगैरह का नहीं है सवाल, फिटर फैब्रिकेटर। अब आपसे ये भी पूछ सकता है व्हाट इज रूट फेस एंड रूट गैप। What is root face and root gap? How much generally found? How much generally found under एक्सेप्टेबल लिमिट। अब देखिए ये बहुत सा कॉमन सवाल है। अगर आप रूट फेस और रूट गैप को नहीं समझ पाएंगे तो क्या होगा, ये तो हो जाएगा प्रॉब्लम, आपको वो तुरंत ही छाड़ देगा। क्योंकि जब रूट फेस रूट गैप आप नहीं समझते तो क्या फिटअप करिएगा। तो यहाँ पे रूट फेस जो क्या होता है वो आप बताइएगा कि रूट फेस द वीवेल हेड पोर्शन। जैसे मान लीजिए कि ये बीवेलिंग किया गया प्लेट का, और ये जो हेड पोर्शन है एंगल के बाद कुछ स्ट्रेट फेस रखा जाता है, इसको बोलते हैं रूट फेस।
तो आप अपना ड्राइंग करके उसको बताइए कि भाई ये रूट फेस हो गया। और हम दूसरे जगह पे आपको ड्रॉ करके बताते हैं कि ये अगर ये देखिए ये रूट फेस हो गया। अगर ये दो बीवेल एक एंगल हो गया ये, और ये दोनों प्लेट को हम ज्वाइंट करते हैं, बीच से आप इसको जोड़ते हैं, तो इसमें जो ये डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है दोनों रूट फेस के बीच में जो गैप है इसको बोलते हैं रूट गैप। ये अभी आपको सवाल पूछा व्हाट इज रूट फेस एंड रूट फेस, तो आप इसको ऐसे ही सवाल में आंसर दीजिएगा कि रूट फेस क्या होता है? रूट फेस द बेवल हेड पोर्शन विड्थ, इट इज जनरली, अब कह रहा है कि हाउ मच इज जनरली फाउंड इन एक्सेप्टेबल लिमिट। ये रूट फेस जो है वह 1 से 1 to 2 mm जनरली एक्सेप्टेबल लिमिट में रहता है, और रूट फेस जो रूट गैप है वो 2 to 3 mm तक एक्सेप्टेबल है। जनरली ये रहता है, ठीक है, इसका एक्सेप्टेबल लिमिट में रहता है। तो इसको बड़ा बारीकी से आपको समझाना पड़ेगा, इस तरह ड्राइंग स्केच करके आप उसको समझा दीजिए, वो समझ जाएगा कि भाई फिटर को अच्छा से नॉलेज है, ठीक है। इसके बाद हम आपको बताते हैं कि भाई चौथा नंबर क्वेश्चन क्या होगा। What do you know about orientation? What do you know about orientation? Explain it. Explain with example. Explain with एग्जाम्पल। देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओरिएंटेशन क्या होता है? तो आपको ओरिएंटेशन के बताना पड़ेगा कि मान लीजिए कि ये एक सेल है, ये सेंटर है। अब यहां से आप दो एक्सिस ड्रॉ करते हैं, एक्स एंड वाई। अगर मान लेते हैं ये हम 0 डिग्री पे रखते हैं, तो इससे क्लॉकवाइज जो भी बढ़ेगा, क्लॉकवाइज ओरिएंटेशन is the marking of degree line basal cell course condition. It is increasing in clockwise direction. ये clockwise डायरेक्शन में इंक्रीज करिए 30 डिग्री। तीस 60 180 ये 90 डिग्री हो जाएगा, जो भी है। तो आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जैसे जैसे बढ़ेंगे तो वो क्या होगा, डिग्री जो है वो बढ़ते रहता है, ठीक है। तो सेल पे जो मार्किंग करते हैं, तो मार्किंग करने के दौरान इस डायरेक्शन में जो भी डिग्री बढ़ता है तो उसी को हम मार्किंग को डिग्री लाइन मार्किंग जो है, मान लीजिए ये सेल है, अब इस सेल है, इसमें हम से घूम रहे हैं क्लॉक, तो हम एक लाइन यहाँ पर हमारे 0 डिग्री,
फिर घुमा के लेके गए तो यहाँ पे मारे 60 डिग्री। इस तरीके से राउंड घूमेंगे तो हम जितना भी डिग्री लाइन मारते जाएंगे वही हमारा ओरिएंटेशन कहलाता है। ठीक है, अब ओरिएंटेशन मारने के लिए हमको एक रेफरेंस पॉइंट जरूरी है। रेफरेंस, कभी भी ओरिएंटेशन मारने के लिए हमको एक पॉइंट होना जरूरी है और इसी रेफरेंस लाइन से, जिसको 0 डिग्री कहेंगे, 0 डिग्री के रेफरेंस लाइन को पहले मार्किंग करेंगे। अब उस समय आपको ध्यान देना पड़ेगा कि 0 डिग्री से हमारा पहला एलएस जो है वो एलएस कितना डिग्री पर है, ये क्लॉकवाइज है एंटी क्लॉकवाइज है। तो इन चीजों को आपको ध्यान, इस तरीके से आप स्केच ड्रॉ करके आप इंटरव्यूअर को समझाएंगे तो वह बहुत अच्छे तरीके से समझेगा। आप एग्जाम्पल देके समझा दिए तो एक क्वेश्चन का आंसर बहुत अच्छा माना जाएगा और आपको अच्छा मार्क्स मिलेगा। चलिए अब है 5वां क्वेश्चन कि व्हाट इज इम्पोर्टेंट point you have to take care during fit up of cell course to each other। आप देखिए क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ध्यान में रखना है जब हम दो सेल कोर्स को, आइदर वो वर्टिकल हो या हॉरिजॉन्टल हो। मान लीजिए कि ये सेल कोर्स है, सेल कोर्स 1 और सेल 2, ये हो गया LS1, LS2, LS3 और ये CS1। अब ये दो सेल कोर्स को आपको करना है फिटअप। तो इस समय आपको क्या क्या बातों को ध्यान में रखना चाहिए। मान लीजिए ऐसा ही है, ठीक है। तो क्या क्या पॉइंट को आपको ध्यान में रखना चाहिए, यही क्वेश्चन आपसे पूछेगा, तो आप बड़ा ध्यान से दीजिए इसका आंसर। तो पहले तो हम दो को ज्वाइन करेंगे, तो पहले क्या करेंगे, हम इसको चेक करेंगे, चेक ईच सेल कोर्स, ओवेलिटी चेक करेंगे, जिसे आउट ऑफ राउंडनेस बोलते हैं, उसको चेक करिए। उसके बाद इसका वर्टिकलिटी चेक करिए, वर्टिकलिटी चेक करिए कि सेल वर्टिकल है कि नहीं। ये सब चेक करके इसका बीवेल प्रॉपर है कि नहीं, बीवेल प्रॉपर है कि नहीं, इसको चेक करिए। ये सब चेक करने के बाद इसका ओरिएंटेशन मार्क किया होगा, ओरिएंटेशन मार्किंग, ये चेक करिए कि भाई ये लिखा हुआ कि नहीं, ये 0 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, क्या है, ये 90 डिग्री, हर एक सेल में लिखा रहना चाहिए। और तो जब आप एक
सेल कोड्स को दूसरे से लगाएंगे। तो ये चीज आप चेक कर लिए ये प्रॉपर है, तब हम एक दूसरे को इसके डिग्री लाइन से मैच करते हुए लगाएंगे। ठीक है, ये सेल कोड्स का डिग्री लाइन जो रहेगा, ये जितना डिग्री पर ये रहेगा उतना डिग्री, इसके 0 से इसका 0 मैच होना चाहिए। ये दोनों 0 0 मैच कर दिए अपने आप सारा। अब उस समय आपको LS का ओरिएंटेशन देखना चाहिए कि जो मेरा इस सेकेंड का LS है वो किधर है, वो काउंटर क्लॉकवाइज में है या एंटी काउंटर मतलब अपोजिट में। तो इन सब चीजों को आपको ध्यान से देखना पड़ेगा और तभी एक सेल कोर्स से दूसरे सेल कोर्स को सेट करिए। ठीक है, दूसरा, जब एक दूसरे को मैच कर दिए, बैठा दिए, तब आप जो है इनसाइड से आप मिसमैच चेक करिए, मिसमैच चेक, मिसमैच और एंड क्लिक फिटअप, क्लिक फिटअप करते जाइए। क्लिक के साथ ये फिटअप करते गए और मिसमैच अंदर से चेक करते जाएंगे। ठीक है, बीबल बाहर में है, मिसमैच अंदर में चेक करेंगे। ठीक है, क्योंकि बाहर से हमको फिल्डिंग करना। ये चेक किए, मिसमैच चेक किए। अब जाके फिर ओवैलिटी चेक करेंगे जब फिटअप हो जाएगा। ड्यूरिंग फिटअप कर रहा है, बाद में हम फिटअप के बाद में हम उसको जब देख लेते हैं तो उसका करेक्टनेस है कि नहीं, तो इसके लिए हम इसका ओवैलिटी भी चेक करेंगे। ओवैलिटी चेक करेंगे, वर्टिकलिटी चेक करें एंड कॉन्सेंट्रिसिटी चेक करें। कॉन्सेंट्रिक मीन्स ये सर्कल, ऊपर का सर्कल, यहाँ पे 2 धागा लगाइए, डिग्री लाइन पे इधर धागा लगाइए, ये सेंटर बन गया। सिमिलरली यहाँ धागा लगाइए, यहाँ धागा लगाइए, यहाँ धागा लगाइए और यहाँ से आप प्लम को गिरा दीजिए। ये हम चेक करते हैं कि भाई हमारा सेल कोर्स बराबर जगह पर है कि नहीं। यहाँ से हम प्लम गिराए, प्लम गिरा के देखिए इस धागा से टच कर रहा है कि नहीं, कितना दूर भाग रहा है। तो इससे हमको पता चल जाता है कि हमारा सेल कंसेंट्रिक है कि नहीं, टेढ़ा तो नहीं है। तो कंसेंट्रिसिटी चेक करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ये चेक करेंगे कंसेंट्रिसिटी। फिर उसके बाद हम यहाँ से प्लम गिराएंगे और इससे वर्टिकलिटी चेक करेंगे, यहाँ से यहाँ तक इसका मेजरमेंट लेंगे। तो ये वर्टिकलिटी हमारा चेक हो जाएगा कि कितना आउट है। और एक बात ध्यान रखना होगा कि ऑल डायमेंशन shall be within acceptance limit. All dimensions shall be within acceptance limit. तो ये अगर हम चेक कर लिए तो हम इस सवाल का समुचित जवाब यही है। तो आप इसको बढ़िया से सेंटेंस में बना के आप बना सकते हैं, या फिर आप ये ड्राइंग खींच करके आप उसको बता सकते हैं। तो इस तरीके से बताने से ज़्यादा इंप्रेस्ड होगा और आप समझ जाएगा कि आपको कंप्लीट नॉलेज है, मतलब इसको सेल कोर्स फिटअप करने का। ठीक है, चलिए अब मैं आगे का क्वेश्चन पे मूव करता हूं। आगे का क्वेश्चन है व्हाट इज हाउ कैन यू, क्वेश्चन नंबर 6,
हाउ कैन यू कंट्रोल द ovality of cell during फिटअप। अच्छा, जब आप सेल कोर्स फिटअप कर रहे थे तो उस समय भी ये चीज यूज आएगा, और ये हम क्वेश्चन ही बना दिए के लिए। तो ये क्वेश्चन पूछेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भाई ओवेलिटी हो गया तो आप कैसे कंट्रोल करिएगा ओवेलिटी को। तो ओवेलिटी कंट्रोल करने के लिए हम स्पाइडर सेल के बीच में स्पाइडर का इस्तेमाल करते हैं। स्पाइडर पहले से बना के रखेंगे, इसको इंसर्ट करेंगे और इस स्पाइडर को उसमें बिल्ड करते जाएंगे। ये जो स्पाइडर लगाते हैं तो इससे क्या होता है कि मान लें कि ऐसा शेप है तो ये खींच देता है, इधर जहाँ भगाने का जरूरत है, इधर ओवेल है बाहर है तो इधर खींचने का जरूरत है। तो इस तरीके से ये शेप जो है ना सर्कुलर कर देता है। तो हम ये स्पाइडर, इसको क्या बोलते हैं, स्पाइडर इंसर्ट करते हैं। और स्पाइडर हम जैसे लंबा सेल है तो हम स्पाइडर बॉटम में लगाएंगे, इधर लगाएंगे, और बहुत ज्यादा लंबा है तो 3 भी लगा सकते हैं या 2 हम जनरली लगाते हैं। तो इस तरीके से हम इसका ओवेलिटी को कंट्रोल कर लेते हैं ड्यूरिंग फिटअप। चलिए, ये सवाल का आंसर हो गया। अब हम आपको बताते हैं कि 7वां क्वेश्चन क्या पूछेगा। 7वां क्वेश्चन वो पूछ सकता है कि मान लीजिए कि इफ ओडी ऑफ वेसल इज 1000 mm and cell thickness is 20 mm. What will be the cell developed length? ये वो चेक कर सकता है, क्योंकि आपको ड्राइंग में तो दिया रहता है कि इतना इतना का सेल कोर्स काटना है, इतना डेवलप लेंथ का सेल कोर्स काटना है। लेकिन अगर आप उसको क्रॉस चेक नहीं कर सकते हैं तो मे बी ड्राइंग में गलत लिया रखा हुआ है, तो आप उसको क्या करेंगे, गलत काट देंगे। और जब सेल कोर्स गलत कट गया तो गया कहानी, हिट रिजेक्ट हो जाएगा। तो इसका आंसर आप क्या देंगे, देखिए इसका आंसर देंगे सेल डेवलप्ड लेंथ इज इक्वल टू पाई इंटू ओडी माइनस थिकनेस। तो पाई क्या हो गया 3.14 इंटू ओडी कितना हो गया 1000 माइनस थिकनेस हो गया 20। अब ये क्यों, ये हम आपको अच्छी तरीके से बताएंगे। जब आप इसको सॉल्व करिएगा ये 2763 माइल, तो ये हो गया आपका। देखिए अब हम आपको डिटेल करके बताते हैं कि ये ओडी माइनस थिकनेस क्यों करते हैं। मेरा एक वीडियो बना हुआ है जिसमें कि हम
सेल का वेसल का हम वेट निकाल रहे हैं, उसमें हमने बताया था कि अगर आईडी दिया हुआ रहे तो क्या करना है और ओडी दिया रहे तो क्या। आपको हम दोनों, एक हम क्वेश्चन यहाँ पे एक क्रिएट किए, लेकिन हम आपको दोनों बताते। देखिए ये एक वेसल है, ये आपका थिकनेस है टी। तो जब हम इसको डेवलप करते हैं, यहाँ से काट के और इसको चौड़ा करेंगे, फैला दिए यहाँ से यहाँ, तो फैला दिए तो ये आईडी का लेंथ हो गया और ये ओडी का लेंथ हो गया। तो ई कम है और ये बड़ा है, ये क्या हो जाएगा, ऐसा छोटा हो जाएगा, ये छोटा हो जाएगा और ये हो जाएगा बड़ा। तो हमको इसके मीन में जो है ना, इसके जो मीन का लेंथ होता है ना, ये मीन, ये बीच का, इस बीच के सेंटर को हम डेवलप करते हैं, तो हम पाई डी कहते हैं, डी मीन। तो डी मीन क्या हो गया, देखिए इधर से t/2 और इधर से t/2, ओडी में से t/2, ओडी माइनस t/2 माइनस t/2, तो ओडी माइनस टी हो गया। तो इसका ओसीएफ अगर निकालेंगे डेवलप लेंथ, तो पाई इंटू डी, तो डी मीन हो गया ओडी माइनस टी। ठीक है, ये हो गया। अब जब हमको आईडी दिया हुआ रहेगा, तो आईडी तो यहां से यहां तक का लेंथ है, तो आईडी में क्या करो, t+2 t/2 प्लस करेंगे, तो डी मीन निकालेंगे जब आईडी दिया हुआ रहेगा, तो आईडी प्लस यहां से देखिए ये डिस्टेंस t/2 और इधर से ये डिस्टेंस t/2 प्लस t/2, ये क्या हुआ, आईडी प्लस टी। तो आप ओसीएफ निकालेंगे डेवलप लेंथ, क्या लिखेंगे, पाई इंटू आईडी प्लस 2, पाई इंटू आईडी प्लस 2। तो आपको दोनों तरफ से ही क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जनरली हम जब शॉप फ्लोर में देखते हैं तो लोग ये ओडी माइनस टी करके निकाल देता है, ओडी मालूम रहता है और आईडी प्लस 2, तो लेकिन ये कंसेप्ट उन लोग को क्लियर नहीं होता है कि क्यों करते हैं। मैंने आपको यहाँ पर पूरा कंसेप्ट क्लियर करके बताया कि अगर ओडी रहेगा तो कैसे ओडी माइनस टी करेंगे और आईडी रहेगा तो कैसे आईडी प्लस 2 करके हम निकाल देंगे। चलिए 7वां नंबर क्वेश्चन हमने आपको बता दिया। आप चलिए हम 8वां नंबर क्वेश्चन बताते हैं। What do you understand about pick in and pick out? पिक इन पिक आउट का क्या मतलब आप समझते हैं? मान लीजिए कि सेल आंसर क्या होगा, ये हमने वेसल को रोल किया, तो रोल करने के वक्त में क्या हो गया कि वेसल कभी ऐसा बल्ज करके आउट हो गया, इधर बाहर निकल गया, ये लाइन होना चाहिए था लेकिन ये बाहर निकल गया। और किसी केस में वेसल क्या हुआ, ये ऐसे होके आ गया। और ये हम फोटो अति नहीं खींच पाते हैं, सर्कल चूंकि पेन चला रहे हैं तो ठीक है, डिजिटल पेन चला रहे हैं इसलिए नहीं खींच रहा है। देखिए ये मेरा एक्चुअली सर्कल होना चाहिए था,
लेकिन ये हमारा इधर अंदर जब गया तो ये रेडियस यहां से क्या हो गया, कम हो गया, तो ये हो गया पिक इन। ये जो ओरिजिनल लाइन होना चाहिए था इसका लाइन जो होना चाहिए था सेंटर लाइन से, वो जब इन गया तो ये पिक इन हो गया, और ये क्या हो गया, आउट हो गया। यहाँ से सेंटर से अगर ये डिस्टेंस लेंगे और ये डिस्टेंस लेंगे तो ये रेडियस क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा इससे, तो ये हो गया पिक आउट। तो अब क्लियरली समझ गए कि पिक इन क्या है और पिक आउट क्या है। तो आप वहां पे उसको बढ़िया से ड्राइंग खींच के बता दीजिए, वो समझ जाएगा कि पिक इन पिक आउट क्या है। ठीक है, 9वां क्वेश्चन है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि अगर इफ 40 mm difference found in two cell codes OCF, what you will do during फिटअप। इसका आंसर क्या दीजिएगा। मान लीजिए कि 2 सेल कोर्स है, एक सेल ये है, एक सेल ये है, इसका OCF 1 और ये OCF 2। OCF 1 is greater than OCF 2, और कितना ग्रेटर है, OCF 1 minus OCF 2 is equal to 40। और 40 mm है तो आप एक सेल पर दूसरा सेल रखेंगे तो क्या होगा, ये बढ़ जाएगा, बाहर निकल जाएगा, बाहर निकला रहेगा। अब क्या होता है कि आंसर आपको क्या करना है, तो जब आप इसको फिट करेंगे तो हमको तो चाहिए कि भाई एक जगह से आप मिलाते गए, मिसमैच जीरो करते गए, मिसमैच जीरो करते गए, मिसमैच जीरो करते गए, तो यहाँ आके हमारा ये ऐसा आउट हो जाएगा। ये तो हमारा सेल पास तो नहीं होगा फिटअप में, ये हो जाएगा प्रॉब्लम। तो हमारा क्या आंसर होंगे, we will distribute the bigger shell OCF over a smaller shell OCF, सेल। इसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर दें, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अब यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट करने थोड़ा यहाँ आउट करते जाएंगे, थोड़ा थोड़ा आउट करते जाएंगे, थोड़ा आउट करते जाएंगे, तो क्या होगा कि ये पूरा डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा यूनिफॉर्मली, और हमारा एक जगह पे जाके इस तरीके से एक्यूमुलेट नहीं होगा और हमारा सेल फिटअप पास हो जाएगा। तो ये रेयर केस में आता है जब हमारा ये चीज अब बियॉन्ड कंट्रोल है और हमको इंस्पेक्शन से पास करवाना है, तो इस केस में हम यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। ठीक है, और ये लास्ट हम सवाल आपको बता रहे हैं, ये लास्ट सवाल है। आज सवाल है कि इफ दिस एंड बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है कि इफ दिस हेड is not available in workshop,
either you cut the cell or no। वो पूछेगा कि भाई डी सेट अवेलेबल नहीं है, के पास डिश अभी नहीं आया है, जो डिश प्रोवाइडर है उसने डिश यहाँ पर नहीं भेजा है अपने वर्कशॉप में, तो हमको सेल को कट करना चाहिए कि नहीं। तो आपका आंसर होगा नो। इन केस if measurement dimension of OCF dimension of D set will be provided by the dish head manufacturer, then as per that data we can mark and cut। देखिए नो क्यों बोले, क्योंकि डिश हेड जो फॉर्मिंग होके आता है ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है। डिश हेड जो फॉर्म होके आता है, ये जो स्ट्रेस प्रेस से ये जो रहता है ये OCF, ये डिश हेड का एज पर ड्राइंग नहीं आता है और OCF में भी चेंज करता है, में भी हम बोले में भी चेंज हो जाता है। और जब हम शॉप में इस सेल अपने ड्राइंग के हिसाब से काट लेते हैं, तो यही वाला पिछले जो कहानी हम बताए थे जो क्वेश्चन, उसमें वही प्रॉब्लम हो जाता है। ये OCF मिलाना हमारे लिए बहुत बड़ा काम हो जाता है। तो इसीलिए हम डिश हेड का मेजरमेंट ले लेते हैं OCF, और उसी के हिसाब से हम सेल को डेवलप करके काटते हैं। ठीक है, तो इसमें हमारा फिटअप बहुत ही इजी हो जाता है। इसलिए आप नो आंसर दीजिए, और उसके साथ साथ बताइए कि अगर डिश हेड का डायमेंशन प्रोवाइड अवेलेबल कराया जाए पार्टी से, तो उसके चार्ट के हिसाब से हम सेल मार्किंग कर सकते हैं और आगे काम। तो हमारे साथ वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर हम ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि हमारे द्वारा डाला गया वीडियो आपको तुरंत मिले। थैंक यू वेरी मच।